आदर, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अधिवक्ता श्रीमती प्रियंबिका एम झा के बारे में बताऊंगा। वो हमारी मेहमान हैं। उनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। लोकल कमिश्नर दिल्ली हाई कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, गोल्ड मेडलिस्ट बीए लॉ इन एलएलबी भारतीय विद्यापीठ पुणे, अधिवक्ता रह चुकी हैं हिंदू महासभा की तरफ से राम जन्मभूमि में। स्वागत करता हूं मैडम आपका। धन्यवाद। तो मैडम धन्यवाद मैडम तो मैडम हमारे दर्शक, जैसा कि टॉक शो विद सोम का पर्पस है कि जो हमारे दर्शक हैं वो अपना करियर, अपना भविष्य किस फील्ड में बना सकते हैं, उनके लिए आपको बुलाया गया है और आप आई, इसके लिए आपका आभार। तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में आप संक्षेप में बताएं। मेरी शुरुआती स्कूलिंग जो है वो माउंट कार्मल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल भागलपुर से हुई है और 1995 बैच से पास आउट की हूँ मैं, विद फर्स्ट डिस्टिंक्शन आई गॉट। एंड उसके बाद स्कूलिंग मैंने फिर डीएवी रांची से किया, वहाँ भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी, बायो इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से। और फिर पटना वुमेन्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ज्वाइन किया था, जिसके बाद मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लॉ जो था वो थोड़ा ज़्यादा रुचि होने की वजह से मैंने मेडिकल एंट्रेंस और लॉ एंट्रेंस दोनों दिया। लॉ एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद मैंने पुणे में ज्वाइन कर लिया था भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज, जहाँ की फर्स्ट रैंक आया था मुझे। फिर 5 ईयर कोर्स मैंने ऑप्ट किया था, बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स जो होता है 12th के बाद जी। और वहाँ भी 5 साल मुझे फर्स्ट रैंक आई, तो ये उपलब्धि है। और उस दौरान मुझे हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी, जो हिज एक्सेलेंसी आए थे हमारे कॉलेज कैंपस में, तो वो प्रोग्राम एंकरिंग करने का मौका मिला था मुझे। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं अब्दुल कलाम जी से डायरेक्टली मैंने इंटरेक्शन किया। तो और नेशनल सेमिनार्स वगैरह जो हमारे कॉलेज में होते थे, तो जितने सारे में मैंने एंकरिंग वगैरह की थी, तो उस वजह से मैं करीब 25 चीफ जज मतलब जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लगभग 25 जजेस से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो ये काफी प्रेरणादायक रहा है। बिल्कुल। तो जो अभी जैसे हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा हैं, जो युवा चाहते हैं कि अपना करियर इसमें बनाएं, तो उनके लिए मतलब कैसे होना चाहिए उनको? जैसे आपने तो 10+2 के बाद 5 साल का कोर्स किया, लेकिन आजकल ग्रेजुएशन के बाद 10+2 के बाद 5 साल का होता है, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल होता है। तो कौन सा बेटर है उनके लिए? मतलब इसमें से कौन सा अगर चुनना पड़े तो? अगर वो प्रोफेशन एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, वकालत को एज पेशे के लिए अपनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 5 ईयर कोर्स ज़्यादा बेहतर कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। जैसे लीगल जूरिस्प्रूडेंस होती है, लीगल स्टडीज होती है, तो ये सब कवरेज जो है वो 5 ईयर कोर्स बेटर है। 3 ईयर कोर्स उनके लिए है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और फिर लॉ करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं इसको, तो फिर उनके लिए ठीक है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। लेकिन अगर आप भविष्य में इसी में जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 5 ईयर कोर्स आफ्टर 12th 1 साल आपका बचाता भी है, स्पेशलाइजेशन भी होती है और इसमें करियर एस्पेक्ट्स भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। अच्छा, जो करियर एस्पेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कैंपस होता है लोगों को? मतलब कैसे होता है इसमें कैंप? जी, कैंपस प्लेसमेंट्स भी आजकल काफ़ी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो कैंपस प्लेसमेंट कर रही हैं। इवन फर्म्स जो विदेशी हैं वो भी हायर कर रही हैं। तो काफ़ी एमएनसीज़ वगैरह में हायरिंग हो रही है कॉर्पोरेट लॉयर्स की। तो वहाँ पे ओपनिंग्स जो नए बच्चे हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है। अगर मान लो जिस तो किसी का कैंपस नहीं हुआ, मान लो कैंपस नहीं होने के बाद उनके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं? उनके लिए ऑप्शन तो बहुत सारे ओपन हैं। यू कैन सिट फॉर लाइक आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आईएएस की होती है, तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज़ के लिए लोग, या फिर बैंक पीओ दे सकते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव है तो। या फिर सिविल जज की तैयारी 3 साल की प्रैक्टिस के बाद सिविल जज वगैरह भी दे सकते हैं, या हायर जुडिशरी 7 इयर्स के बाद आप दे सकते हैं, 7 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, नहीं तो टीचिंग एलएलएम पीएचडी करके आप टीचिंग में जा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, फिर डीन फैकल्टी वगैरह बन सकते हैं। तो ओके। इसमें काफ़ी
जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं या फिर बैंक में पैनल एडवोकेट बनना चाहते हैं या फिर आप मल्टीनेशनल कंपनीज हुई, तो तो जो एवेन्यू बहुत सारा। ये एडवोकेट्स जो बनते हैं उसके लिए क्या बेसिक जो प्रीरिक्विजिट्स कहो कि क्या मूल मंत्र है स्टूडेंट्स को या अपना करियर के लिए, उनको क्या बेस को पकड़ना चाहिए? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो मूल मंत्र होगा कि यहाँ पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज द लार्जेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, यू नो। तो हर दिन आपके लिए एक नया दिन होता है, हर दिन नया सीखने को मिलता है, और ये लर्निंग एंड अर्निंग प्रोफेशन है। यहाँ आप सीखते भी है और फिर कमाते हैं। ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ आप कमा रहे हैं और वही दैट्स द एंड ऑफ योर स्टोरी। यहाँ पे सीखना मेन होता है, आपको सीखना और सिखाना भी होता है। यानी कि हमेशा लर्निंग लगे रहना चाहिए इसमें। जैसे एक फ्रेज है कि अ लॉयर इज अ स्टूडेंट टिल ही डाइज, ओके। अनलेस ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ स्टूडेंट, द लॉयर इन हिम डाइज। तो आपको एक स्टूडेंट बने रहना है, एक विद्यार्थी का जीवन अपनाना है और एक सादगी वाला जीवन अपनाना है। जी। तो मैम जैसे कि आपने तो मतलब शुरुआत किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो बहुत ही सारे केसेस में इन्वॉल्व थी, जैसा कि राम जन्मभूमि में भी आप इन्वॉल्व थी। तो क्या कितने चैलेंजेस होते हैं एक लॉयर के लिए? जैसे मान लो क्या चैलेंजेस होते हैं मोस्टली? चैलेंजेस मैं बोलूंगी, पहला तो टाइम मैनेजमेंट का होना चाहिए। एज अ लॉयर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय, आपको डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी है, अनुशासन में आप रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना समय क्लाइंट्स को देना है, कितना समय कोर्ट में देना है, कितना समय आप बाहर मतलब आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो फैमिली टाइम भी होना चाहिए। तो देयर हैज टू बी अ क्वालिटी टाइम। ओके। एक समय की जो टाइमलाइन होनी चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। बेसिकली मैं रेगुलैरिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस डालती हूँ कि आप रेगुलर हार्ड वर्क करें और सिंसेरिटी होनी चाहिए। जो क्षमता है आप में उसको आप पूरा उभारें, पूरी ईमानदारी से काम करें, और देयर इज़ नो शॉर्टकट। इतना मैं कहना चाहूँगी। जी, जी। तो जैसे मैंने राम जन्मभूमि की बात की, तो वो एक बहुत ही प्रेशराइज़ केस रहा होगा आपके लिए भी, क्योंकि पूरी की पूरी जी। दुनिया कह सकते हैं उनकी नज़र थी इस फैसले पे, और हमारे देशवासियों का हुँ। तो था ही। तो उस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? प्रेशर का तो बेसिकली यही है कि आप किसी भी चीज़ को अपने सर में, मतलब यू डोंट गेट इनटू द हेड्स, यू हैव टू कीप काम, बी करेक्ट। पेशेंट। धैर्य के साथ काम करना होता है। काफ़ी धैर्य होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, कुछ भी आप हाई हेडेड नहीं हो सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, ओके। डाउन टू अर्थ। हुँ, 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 हुँ। डाउन टू अर्थ होना चाहिए, विथ हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। कोर्ट में भी जो मैनरिज्म होता है, हमारा कर्टसी होता है। देयर आर 3 C's आई विल से, ओके, कैरेक्टर, करेज एंड कर्टसी। ओके। 3 C's ऑफ एडवोकेसी। सो हुँ, यू हैव टू हैव गुड कैरेक्टर, करेज एंड कर्टसी। ओके, ये ओके। बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए ये 3 सी को फॉलो करें, सक्सेस आपको मिलेगा। जी, जी। जी। और जैसे आजकल तो क्या है मैडम, डिजिटलाइज ज़माना हो रहा है, और कोरोना काल में आप हुँ, लोग भी मेरे ख्याल से डिजिटल ही हुँ, केसेस में आप इन्वॉल्व हुँ, हो रहे होंगे। हुँ। तो कितना चेंजेस हुआ है, मतलब जो पुराने वकील थे उनके लिए और जो नए जनरेशन है, तो क्या-क्या चेंजेस लगते हैं आपको? चेंजेस तो अभी बहुत आ रहा है, जैसे अब वुमेन लॉयर्स को बहुत अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। वो हुँ, घर बैठे भी अपना वीसी के थ्रू वर्चुअल कोर्स जो हो रही हैं ऑनलाइन, ओके। तो आप वो अटेंड कर सकती हैं, अपना घर का काम भी कर सकती हैं। तो फ्रेशर्स को भी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि वो जो ड्राफ्टिंग वगैरह का काम, जैसे सीनियर लॉयर्स हैं, वो खुद हुँ, हुँ, उतना समय नहीं दे पाते ड्राफ्टिंग के लिए, हुँ, हुँ। तो वो फिर जूनियर को हायर करते हैं। तो उनके लिए भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो सब कुछ काफ़ी काम बढ़ गया। तो लोगों को फिर ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही हैं। ओके। तो जो हमारे पहले थे, अगर मान लो 15 साल पहले हम जो एडवोकेट होते थे वो, और आजकल साइबर हुँ, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पहले हमारे क्राइम तो फिजिकल क्राइम्स थे, लेकिन आजकल क्या यस। वर्चुअल क्राइम्स जैसे ऑनलाइन क्राइम्स हुँ, बहुत बढ़ गए हुँ, हैं। हुँ। तो कितना चैलेंजेस है एक एडवोकेट को अपने आप को फिजिकल क्राइम केस लड़ने से साइबर लॉ में कन्वर्ट करने में? क्या वो कन्वर्ट कर पाते हैं? साइबर लॉ में डिफ़िकल्टी ये आती है कि यू कैन अरेस्ट द कंप्यूटर, ओके। बट नॉट द पर्सन एक्चुअली। सो
मतलब एक्चुअल क्यूज को ट्रैक करना काफी मुश्किल होती है। जैसे मेरा ही कंप्यूटर है, किसी और ने यूज किया और उसके थ्रू उन्होंने कुछ ऑपरेट पासवर्ड वगैरह पता है तो वो यूज कर सकते हैं। करेक्ट। तो आप कंप्यूटर को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पर्सन है उस तक पहुंचना थोड़ी मुश्किल होती है इसमें। मुश्किल होती है, ओके। तो आईपी एड्रेस वगैरह से ट्रैकिंग होती है। हाँ, फिर वो अपना सेल वो जो आईटी सेल टीम है वो फिर काम करती होगी। जी जी। साइबर सेल से होता है। तो जो एडवोकेट मतलब जो यूथ हमारे चाहते हैं कि हम साइबर क्राइम के लिए एज ए एडवोकेट बने, साइबर सेल में जाएं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? मतलब उनको कैसे उसमें करना चाहिए? एक डिप्लोमा कर सकते हैं साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक्स में, हम्म या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं साथ में। हम्म तो वो डिप्लोमा कोर्सेज उनको हेल्प करेगा बाद में, जब वो कर रहे हैं साइबर फ्रॉड केसेस वगैरह, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, स्टॉकिंग, बुलिंग, ऑब्ससीनिटी, ये सारे ऑफेंसेस हैं। तो डिफेमेशन का भी मामला आता है। तो ये सब उनको जब तक आइडिया होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर्स प्लस द लॉ, साइबर लॉ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो है, तो ये बेसिक आना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। जैसा कि आप एक्सटर्नल आप रह चुकी हैं एग्जामिनर आईपी यूनिवर्सिटी के जी, लिए फ्रॉम लास्ट 3 जी। ईयर से कंसेक्यूटिव। तो जब आप वाइवा में स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या देखती हैं स्टूडेंट्स में? मतलब आप कैसे जज करती हैं उनको? उनको मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस करती हूँ रादर देन थ्योरी, बिकॉज़ थ्योरी हैज़ ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कर है। चुके हैं, तो करेक्ट। मैं थ्योरी से कम प्रैक्टिकल से ज़्यादा पूछती हूँ, लेकिन फिर भी एक लिंक तो रहता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। तो और उनमें जो है कि एक जल्दबाज़ी है, कुछ करने का जज़्बा जो है, जुनून है, वो कि हम जल्दी कुछ हासिल करें, ये मैं देखती हूँ आजकल के बच्चों में कुछ ज़्यादा ही है कि मुझे जल्दी अचीव करना है। बट एडवोकेसी इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग। ये यहाँ पे मतलब पेशेंस बहुत चाहिए। पेशेंस चाहिए, करेक्ट। हाँ, नॉलेज चाहिए, फिर पेशेंस चाहिए, और नॉलेज करने के लिए भी पेशेंस चाहिए। करेक्ट, हाँ आपने जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो मैडम आप अपना चैलेंज बताइए कि आपको सबसे ज्यादा चैलेंज क्या लगा? 17 सालों से आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, इस फील्ड से। हुँ, हुँ। उससे पहले भी आप सभी जगह टॉपर रही। तो आपको कितना हुँ, हुँ। चैलेंज लग रहा है कि मतलब कि अपने देखो, टॉपर के लिए क्या है कि अपने आप को स्टेबल करना बड़ी बात है। वंस टाइम टॉपर हुँ, कोई भी हो हुँ। सकता है, बट स्टेबल जो कंस्टेंट परफॉर्मेंस बोलते हैं, तो कैसे मेंटेन करती हुँ। हैं आप? मेरा शुरू से था कि मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो साइंस में मेरे अच्छे नंबर रहे, 92 इन मैथ्स आई यूज्ड टू गेट इन बोर्ड आल्सो। तो मुझे एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस था। तो साइंस वाले थोड़ा परसेंटेज माइंडेड होते हैं कि हमें इतना परसेंट आना है, और टारगेट होता है, टारगेट बेस्ड, गोल बेस्ड, फोकस होता है। हम्म, तो वो एक गोल और टारगेट जो होता है, पहले से माइंडसेट होता है कि मुझे इतना अचीव करना है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी हार्ड वर्क भी किया, पढ़ाई काफ़ी देर-देर तक करती थी, तो इसलिए इंटेलिजेंस प्लस हार्ड वर्क, आई थिंक दैट बोथ हैज़ काउंटेड। ओके। जैसे मान लो कि आप कोई ना कोई केस शायद हारी भी होंगी, तो मान लो बहुत एफर्ट जी। लगाने के बाद, बहुत अपने पूरा हुँ, हुँ। 100% एफर्ट देने के बाद वो केस का पक्ष जो है वो आपके हुँ, फेवर में नहीं आया होगा। उस हुँ, सीन मतलब उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? जो हमारे एडवोकेट भी देखेंगे तो उनको क्या टिप्स देंगी आप? हुँ। यहाँ पे कोई हार या जीत जो होती है, वो पर्टिकुलर आपकी हार या जीत नहीं है। वो एज़ अ सिस्टम आप फ़ेल कर रहे हैं। कहीं पे आपसे गलती हुई, जो शायद आप अपने आप को पेश नहीं कर पाए ठीक तौर पे, आपके फैक्ट्स वग़ैरह नहीं आप प्रेज़ेंट कर पाए, कहीं चूक हो गई, कहीं कुछ गलती हो गई, जिस वज़ह से कि जजेस उस चीज़ को नहीं समझ पाए और उन्होंने फ़ैसला आपके हक़ में नहीं दिया। तो हारना, कहते हैं ना, ज़िंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। तो हार-जीत तो चलता रहता है, बट यू हैव टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करना चाहिए। किसी भी एक चीज़ पे स्टैग्नेंट नहीं होना है कि ये हो गया तो अभी बस हम बैठ गए उस चीज़ को लेके, वो नहीं होना चाहिए। इंसान को मूव ऑन करना चाहिए। एंड एवरी सक्सेस जो है, सक्सेस इज़ अ लाइक अ लैडर। आप गिरते हैं कई बार, फिर उठते हैं। तो गिरना बड़ी बात नहीं है, उठकर फिर गिरकर उठना और सँभलना, आगे बढ़ना जो है, वो बड़ी बात होती है, टू मूव ऑन। और आपसे मैं हमारे दर्शक चाहेंगे, चूंकि आप राम जन्मभूमि में थी, तो वहाँ जो आपके ऊपर प्रेशर था वो थोड़ा सा बताएंगे, कैसे आपने उस सिचुएशन को मैनेज किया?
हाँ, उस दौरान काफ़ी मतलब हियरिंग्स जो हुई थी हमारी करीब 6 अगस्त 2019 से लेकर 16 अक्टूबर 2019 तक, लगातार 40 दिन तक जो कंटिन्यूअस हियरिंग्स हुई थी, तो वो 40 दिन और जो छुट्टी वाले दिन भी होते थे, उस दिन भी हमें काम करना होता था और कोर्ट में भी लास्ट 11 डेज़ उन्होंने एक्स्ट्रा 1 घंटे रख दिया था। अच्छा। तो मतलब 10:30 से आप 5:30 ऑलमोस्ट ले लो कि हमारा काम वहाँ पे है, कोर्ट में ओके। प्रेज़ेंट रहना। हाँ। एंड इट्स नॉट जस्ट प्रेज़ेंस इन द कोर्ट, सिर्फ प्रेज़ेंस होने की बात नहीं, वहाँ पे आपको मेंटली, फिज़िकली इन्वॉल्व होना है, करेक्ट, करेक्ट। प्लस आपको पूरा इनपुट्स देना है, रिसर्च करना है, उसके बाद सीनियर्स को असिस्ट करना है, तो ये काफ़ी ड्रेनिंग था, काफ़ी ड्रेनिंग वर्क हो गया था वो। जी, जी। तो कैसे उसको मैनेज किया, मतलब मैनेज वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, वो एक जुनून था कि हाँ, ये केस जो है, ये हमें कुछ करना है, तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात हो जाती जी, है, तो वो बिल्कुल। जज़्बा खुद ब खुद आ जाता है। बिल्कुल, बचपन में जब 1992 में हम स्कूल में थे, तो वो डिमोलिशन का रायट्स वगैरह दंगे हुए थे, जी, तो जी। उस टाइम पे ये बैकड्रॉप में था कि अगर ये कभी मौका मिला और मुझे मौका मिला 2010 में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तो मेरा सौभाग्य है कि ये इतना लैंडमार्क जजमेंट हमारे फ़ेवर पक्ष में आया और ये सबके लिए हित में है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका सबको सम्मान करना चाहिए। जी, जी। तो ये अपने तो आप मतलब में एक अचीवमेंट। जी, यानी कि बहुत ही बड़ा चैलेंजेज़ होता है। मुझे लगता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं, उनका जो प्रोफ़ेशन है, बहुत ही चैलेंजिंग है कंपेयर टू अदर डोमेन्स। येस, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन ऑफ द प्लैनेट आई शुड से। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, पीपल जनरली लोग कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके माइंड में होता है कि मनी शुड कम फर्स्ट। करेक्ट, यू शुड गेट पेड बैक। बट करेक्ट। यहाँ पे आपको ऐसा है कि देयर आर 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस होते हैं एडवोकेसी के जो मैं डिस्कस करूँगी। ओके, पहला है लिटिल देयर इज़ नो वर्क, नो मनी, द फर्स्ट स्टेज। ओके। देयर इज़ नो वर्क, देयर इज़ नो मनी, यू आर अ फ्रेशर। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे आपको ना काम मिलता है, ना पैसा आता है। हुँ, तो हुँ। आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। सेकंड स्टेज वुड कम इज़ लिटिल वर्क एंड नो मनी। ओके, The third comes little work, little money, लिटिल मनी, ओके। and the fourth is more work, more money. तो ये ऐसा है, मतलब लिटिगेशन की मैं बात कर रही हूँ, प्रोफ़ेशन की, एडवोकेसी में। मैं करेक्ट, टीचिंग या फिर बैंक ऑफ़िसर्स की, लॉ ऑफ़िसर्स की बात नहीं कर रही हूँ। उन्हें तो सैलरी मिलती है, जजेस को भी सैलरी आती है, अच्छा। तो उन पर वो हिंड्रेंस नहीं होता। तो मतलब ये 4 फ़ेजेज़ में आपने बाँट दिया इस प्रोफ़ेशन को, तो जी, इसमें ये जनरल है जो अब किसी के भी लाइफ़ में अगर एडवोकेसी आनी है, तो ये 4 फ़ेजेज़ से आपको गुज़रना ही है। गुज़रना होगा। एंड पेशेंस, इसलिए मैंने कहा कि पेशेंस और नॉलेज और हार्ड वर्क, ये चीज़ें जो है ये बहुत मायने रखती हैं। हुँ, हुँ। अभी भी हमारे देश में जो युवा हैं, जो आना भी चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि इसका प्रोफ़ाइल कैसे है। जैसे मान लो बैंक्स का पता है कि क्लर्क होते हैं, फिर पीओ होते हैं, चीफ मैनेजर हुँ, ऐसे हुँ। होते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन हमारे जो इस फ़ील्ड में हैं, बहुत सारे मेरे पास मेल भी आए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें कैसे-कैसे होते हैं ग्रोथ, कैसे प्रमोशंस होते हैं। तो थोड़ा-सा संक्षेप में इसके बारे में आप हुँ, बताएँ? हुँ। अगर मैं लिटिगेशन की बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि आप लिटिगेशन में 3 साल के बाद सिविल जज की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, सिविल जुडिशरी जो है, हुँ, जो हुँ। लोअर कोर्ट्स में आप जजेस बनते हैं। हुँ, या फिर उसके बाद आप 7 साल के बाद हायर जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तैयारी कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये एग्ज़ाम से आपको एक बेनिफिट होता है कि यू आर सिक्योर, एक सिक्योरिटी आ जाती है हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करने के बाद। ओके। बाकी तो प्रोफ़ेशन में इट्स अ स्ट्रगलिंग एंड वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सो वो सब इ बातें। इ इस फ़ील्ड की एक ख़ासियत है, जो मुझे लगती है कि इस फ़ील्ड में कोई रिटायरमेंट ऐज नहीं होता है। सबसे बड़ी जी, ख़ासियत ये है। ये बेनिफिट है, रिटायरमेंट नहीं होता, प्लस आप ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ, हाँ। कहीं भी जाकर वकालत शुरू कर सकते हैं, कोई ऐज नहीं, बार नहीं है। और आप किसी रिमोट एरिया में बैठ के, अभी जो वर्चुअल कोर्ट्स हो गए हैं, हुँ, तो हुँ। वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से आप बॉम्बे में या दिल्ली में कहीं भी हो, आप फाइल कर सकते हैं, ई-फाइलिंग हो रही है। ओके, ओके, ये तो बहुत ही अच्छा ई-फाइलिंग हुआ है। से जी। जी, जी, ये बहुत ही अच्छा हुआ जो मतलब रिमोट एरिया में रह के अगर करना चाहें। मतलब अगर कहें तो जी, इसको डिफरेंट डब्ल्यूएफएच लेवल के वो। जी, वर्क फ्रॉम हाँ, होम वर्क के भाषा में दिया गया। वर्क फ्रॉम होम हैज़ बिकम द कांसेप्ट।
concept of the लेकिन फिर भी हार्ड कॉपीज देनी होती है कोर्ट में, तो जाना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही है, हम्म। तो हमें कोर्ट से भी कनेक्टेड रहना ही है आप अगर मान लो, अल्टीमेटली। हाँ, अगर इस फील्ड में ना होती, जैसे आपने चलो एडवोकेट हम्म, चुन लिया, मेडिकल साइंस, तो आप हम्म, कहाँ होती हम्म। अभी? मतलब आप अगर एडवोकेसी में नहीं होती तो? अगर नहीं होती तो आई वुड हैव चोजन आईएएस, लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो हैं। ओके। मेरा पहला जो क्राइटेरिया था हम्म। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ झुकाव ज़्यादा था, क्योंकि सर्विस सेक्टर को बिलॉन्ग करती है मेरी फैमिली, ओके। तो ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है जॉब ओरिएंटेशन का, तो उस तरफ शायद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ झुकाव अभी भी है। ओके। ओके। और वो एक ड्रीम था ज़रूर, लेकिन अब एडवोकेसी में है तो यहीं पे अपना हाँ। एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने तो मतलब दिल्ली के अंदर रह के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो आपको क्या लगता है किस क्या चेंजेस हैं? अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो वहां ज्यादा चैलेंज है या सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा चैलेंज है, और किस तरह के चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे तो वहाँ ऑलरेडी देयर आर सीनियर लॉयर्स, जो सीनियर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल नोन फेसेस हैं, तो वहाँ लोग फ्रेशर्स को उतना नहीं जानते। तो आप हाई कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, या इवन ट्रायल कोर्ट लाइक टीस हज़ारी, साकेत, पटियाला, रोहिणी, करकरडुमा, अदर कोर्ट्स आर देयर। वी हैव 11 कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ ओके। दिल्ली में। हम्म। और अदर स्टेट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। वी हैव रेवेन्यू कोर्ट्स, देन कंज्यूमर कोर्ट, देन रेरा, आईबीसी, अदर ट्रिब्यूनल्स हैं, एनजीटी, एनसीएलटी। तो कोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको स्पेशलाइज़ करना है, आपको अपना एरिया ढूँढना है कि मुझे कहाँ अपने आप को फ़ोकस करके किस जगह स्थापित करना है, कहाँ पे मुझे काम करना है। तो ये आपका गोल होना चाहिए। आपको अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना इन द क्राउड वेयर आई फिट द बेस्ट। इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू नो। तो करेक्ट, जो करेक्ट। फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो लेकिन जो युवा हैं उनको तो पता ही नहीं कि क्या क्या फील्ड हैं, क्या क्या, कि जो युवा आते हैं उनको सिर्फ कोर्स करके आ जाते हैं, हुँ, ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो हुँ। उनको कैसे इन सब चीजों को ढूंढना चाहिए कि क्या सही रहेगा? ठीक है, उनका अपना फिट होना जरूरी है, बट और क्या क्या फील्ड्स हुँ। हैं, कैसे पता चलेगा उनको? जैसे इमर्जिंग लॉ ट्रेंड्स वो गूगल कर सकते हैं। गूगल में आपको काफ़ी कॉर्पोरेट लॉ, साइबर लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, स्पेस टेक्नोलॉजी लॉज़, ये सब बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, या और केसेज़ उन एरियाज़ पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो वुमेन इन लॉ भी एक इमर्जिंग है वुमेन के लिए। एज़ वुमेन लॉयर आई थिंक वुमेन इन लॉ इज़ वेरी इमर्जिंग इन फैमिली लॉ। ओके। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, तो ये सब भी ध्यान दे सकते हैं। ओके। ओके। ये सही कहा आपने। तो एक्चुअली समय की कमी है, और आपसे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल हुँ, रही हैं, लेकिन समय लिमिटेशन है आपके लिए भी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए जो हमारे युवा हैं उनको मान लो अगर जैसे कर लिया, इसमें अगर नहीं सक्सेस हुए, कि ग्रोथ नहीं मिल पाया, या फ्रस्ट्रेशन में आके हमने ये भी हुँ, देखा कि बहुत सारे मतलब ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, तो उस जी। सिचुएशन में भी उनको कैसे, जब कुछ और फील्ड्स हैं, एक एज खत्म होने के बाद खुद का प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं, कुछ अलग तरह के हाँ, काम। प्रैक्टिस में तो कोई ऐज बार नहीं है। अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस वो एलएलएम वगैरह करके टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग में नेट सेट वगैरह क्लियर करना होता है। हम्म। लेकिन अगर आपने टीचिंग नहीं क्लियर किया तो प्रैक्टिस तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। वो एक ऑप्शन तो हमेशा खुला रहता है आपके लिए। इसके अलावा कुछ और और? बुक्स लिख सकते हैं, कुछ राइटर्स बन जाते हैं, ओके। ब्लॉग्स लिख सकते हैं, इंटरनेट पे आर्टिकल्स वगैरह डाल सकते हैं। हाँ। आजकल तो लोग किंडल पे अपना अपलोड कर देते हैं बुक लिखकर, तो दैट्स अ वेरी इजी हैंडी है। थिंग। करेक्ट, करेक्ट, इट्स वेरी इजी थिंग्स। और उससे काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिलती है, आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है, लोगों के बीच आपकी कार्य क्षमता जो है, वो लोग एक्नॉलेज करते हैं, तो रिकॉग्निशन जो आप चाहते हैं एज़ अ लॉयर, एज़ अ ऑथर, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जैसे आपने कहा लड़कियों से मिलते हैं उनको, तो जो प्रतिष्ठित होते हैं उनके लिए क्या और भी चैलेंज है? समाज में जाके आपको बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, मतलब जैसे फ्रीडम खत्म हो जाता है, नहीं? हुँ, हुँ। जैसे आप मान लो काफी पॉपुलर हो जाते हैं तो? पॉपुलर लॉयर्स को देखो, एज़ लॉयर वी डोंट हैव मच ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस इन द सेंस, लॉयर एक सोशल इंजीनियर होता है। सोशल इंजीनियरिंग इज़ आवर टैग वी हैव। रॉस्को पॉन्ड की थ्योरी है सोशल इंजीनियरिंग पे। ओके। तो वी आर बिल्डिंग, लाइक जैसे एक इंजीनियर बिल्ड करता है मकान को,
तो वैसे हम सोसाइटी को भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो वी हैव टू बी कनेक्टेड, हमें जुड़े रहना है समाज से। तो आउटगोइंग भी होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट भी होना चाहिए, अपनी शाइनेस को थोड़ा हटाना चाहिए, लोगों से मिलना-जुलना चाहिए, उनकी समस्या को समझना चाहिए। एज़ अ लॉयर यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट इन द कोर्ट। तो उसका पक्ष आपको समझना चाहिए, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एंड यू हैव टू बी एबल टू रिप्रेजेंट, मतलब आपको उसको सामने पेश रखने की काबिलियत होनी चाहिए। तो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये 3 चीज़ जो हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू रीड स्लोली, राइट इन डिटेल एंड स्पीक फ्लुएंटली। तो आप जो बोलना चाह रहे हैं वो बात पहुँचनी चाहिए जजेस तक, तब ये आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है मैम, आप अंत में कोई एक लाइन कहना चाहें दर्शकों के लिए? एक लाइन में सम अप करना तो बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी हाँ। I would suggest one thing for every lawyer, that there is no shortcut to success. कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का यहाँ, और गोल, हार्ड वर्क, लर्निंग एंड परसिवरेंस, जो हमारे फॉर्मर एक्सेलेंसी अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि लक्ष्य होना चाहिए, हार्ड वर्क, मेहनत होनी चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे आगे लेना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका आने के लिए टॉक शो विद सोम में। बहुत बहुत धन्यवाद।